अब मिताली गुस्से में आकर पराग से बिना पूछे कार को बेच देती है और सुनार को पैसे देकर अपनी माँ के गहने वापस ले लेती है। और जब ये बात पराग को पता चलती है तभी वह बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत मिताली, तुमने मेरी कार बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। अरे निर्लज्ज लड़की, इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है तू? अपने पति की खुशियां तुझसे देखी नहीं जाती क्या? देखिए माँ जी, मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। अरे आप दोनों को पता भी है क्या कि मेरी माँ ने कार के पैसे कहाँ से लाए थे? इन गहनों को बेचकर। ये सारे उनके गहने हैं। अपने दामाद का मान सम्मान करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाने से पहले कुछ सोचा भी नहीं। अरे तो फिर तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो तेरे माँ के गहने हैं। अब वैसे भी बुढ़ापे में कौन सा पहनकर घूमने वाली है वो, इसीलिए बेच दिए होंगे। अब चुपचाप ये गहने मुझे दे दो, क्योंकि इन पर मेरा हक है। ये माँ जी ने मेरे लिए ही इस्तेमाल किए थे, इसलिए अब तुम ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। दिखाऊंगी मैं, और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर मिताली अपने मायके चली जाती है और इंदु को उसके गहने वापस कर देती है। जब ये बात शैलेश और नयनतारा को पता चलती है तब वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं। अरे माँ जी, आपने तो मुझे कहा था कि आपके पास जमाए हुए काफी पैसे हैं। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला और इसीलिए तुम हीरालाल के बेटे की शादी में नहीं आ रही थी। इंदु, तुम्हें ये सब करने से पहले सोच तो लेना चाहिए था। और नहीं तो क्या माँ, मैं तो आपको तभी बोलने वाली थी जब आपने पराग की फरमाइश के लिए हाँ कर दी, लेकिन मुझे लगा कि जाने दो। आपने हाँ की है, इसका मतलब शायद होंगे आपके पास पैसे, लेकिन आपने तो अपने गहने बेच दिए माँ। और ये सारे गहने आपके शादी के पुश्तैनी गहने हैं। इनकी कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण इनसे जुड़े हुए भाव है माँ। और अच्छा ही हुआ जो मुझे सुनार से सब पता चला, वरना आप हमें कभी सच नहीं बताती। अरे चुप हो जा तू, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे ये आप क्या कह रही हो माँ? आप तो उल्टा मुझे ही डांट रही हो। अरे डांटू नहीं तो फिर क्या करूं? तेरी आरती उतारूं? तूने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। अरे ऐसा कौन करता है? कितना भी किया तो वो हमारे दामाद जी है और उनकी खुशी का मान रखना हमारी जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। लेकिन माँ जी, जितना हो सकता है हमने उतना किया है ना। अब और क्या करे? अपना घर बार बेच दे क्या? हमने पहले ही उन्हें ज्यादा दहेज नहीं दिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि जाने दो। दामाद जी ने खुद के मुंह से कुछ मांगा है, इसीलिए दे देती हूँ। गहने तो मैं फिर से बनवा लेती, लेकिन अभी के लिए उनकी इच्छा पूरी करना ज्यादा जरूरी था। अरे क्या इच्छा माँ, ये तो बस उनकी नौटंकी है। ज्यादा दहेज ना मिला इसीलिए ऐसे वसूल रहे हैं। बहुत चालाक है मेरे ससुराल वाले। वो जो भी हो, लेकिन ये गहने अब मैं नहीं रखूंगी। आपको रखने ही पड़ेगा माँ, आपको मेरी कसम, क्योंकि इन गहनों पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। ये लीजिए। फिर मिताली वो सारे गहने इंदु के हाथ में थमाती है और इंदु को उन्हें ना चाहकर भी रखना ही पड़ता है। अब ससुराल में लाजवती और पराग मिताली पर बहुत गुस्सा हुए होते हैं और इसीलिए लाजवती मिताली से बहुत ज्यादा काम करवाती है। देख मिताली, त्योहार शुरू होने वाले हैं, इसीलिए आज पूरे घर की सफाई कर दे, और वो भी एकदम अच्छे से। एक कचरा भी नहीं रहना चाहिए। मेरा घर एकदम टकाटक चमकना चाहिए। लेकिन माँ जी, मैं अकेली साफ सफाई कैसे कर पाऊंगी, वो भी पूरे घर की? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन घर की सफाई तो तुझे ही करनी पड़ेगी। और हाँ, आज शाम को मेरी सहेलियां आ रही है, तो शाम का नाश्ता भी तुझे ही बनाना है और रात के खाने में भी अलग अलग पकवान बनाना। पर माँ जी, आपको तो पता है ना कि आज शाम मुझे बाहर जाना है। मेरी सहेली के पति का जन्मदिन है और उसने तो हम सबको बुलाया है। अरे बेशरम लड़की, तेरी सहेली के पति का जन्मदिन जरूरी है या फिर तेरी सास ने कहा हुआ काम? दुनियादारी छोड़ के अपनी घर गृहस्थी संभाल, तुझसे और कुछ तो मांगेंगे नहीं।
क्योंकि तेरी कोई हैसियत नहीं है हमें कुछ भी देने की। अब कम से कम अपना बहू का फर्ज ही निभा दे। देखिए माँ जी, आप मुझसे रिश्ते और उम्र में दोनों में बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे मुझे कुछ भी कहती रहो और मैं आपका सब सुनती ही रहूं। आपकी इज्जत करती हूँ, इसीलिए चुप हूँ, वरना मैंने आज तक किसी का इतना सुनकर नहीं लिया है। इसीलिए आप भी जरा सोच समझ कर बोलिए। अरे चल चल, अब ज्यादा बकर बकर मत कर और अपने काम कर। बड़ी आई मुझे सुनाने वाली, एक लाफा दूंगी तो तेरे कान सूज जाएंगे। चल जा अब। लाजवती की बातें सुनकर मिताली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी शांत ही रहती है। मैंने कार बेच दी, इसीलिए ये दोनों मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने कि मेरा ससुराल ऐसा होगा, मेरा पति ऐसा होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन, क्या ये तू क्या कह रहा है बेटा? अरे क्या हुआ पराग, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे मिताली, हमारा घर जिस जमीन पर है उस जमीन को किसी अमीर बिजनेसमैन ने खरीद लिया है। इसीलिए मकान मालिक ने कहा है कि 3 से 4 दिनों में घर को खाली कर दो, क्योंकि वो सारे घर को तोड़ने वाला है और अब हमें कहीं और जाना होगा। हे भगवान, लेकिन इतने कम समय में हमें घर कहाँ पे मिलेगा? आजकल तो हर जगह कितना ज्यादा किराए लेते हैं। एक काम करते हैं, इसके पिताजी के घर में रहने जाते हैं। शैलेश भाई साहब का एक और घर है जो उन्होंने किराए पर दे रखा था, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं रहता और ये बात मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए हम वहीं पर जाकर रहते हैं। हाँ माँ, आपने एकदम सही कहा, हम वहीं पर जा सकते हैं और वो घर तो हमारा ही घर है ना, इसीलिए पापा जी हमें वहां पर रहने के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे। ये बात तो है पराग, लेकिन हम जब वहां पर रहने जाएंगे तो हमें भी उतना ही किराया देना होगा जितना कि पहले वाले किराएदार देते थे। क्या? अरे भला ये क्या बात हुई? हम क्या कोई पराये लोग हैं क्या? और मेरा बेटा तेरे घर का दामाद है। अब जिस घर में अपनी बेटी रहती है उस घर का भी किराया लेंगे क्या शैलेश भाई साहब? हाँ तो उसमें क्या हुआ माँ? और हम वहां पर रहकर किराया नहीं देंगे तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि पापा को किराएदार मिल चुका है और ये बात मुझे उन्होंने पिछले हफ्ते ही बताई है। और वो नया किराएदार अगले महीने की 1 तारीख से वहां रहने भी वाला है। और जब अब हम वहां पर रहने जाएंगे तो पापा उस नए किराएदार को हमारे लिए मना कर देंगे, तो पापा का कितना नुकसान होगा ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ, प्लीज पराग, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे हाँ बाबा, मैं समझ गया। अब बात की बात बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें 3 से 4 दिनों में यहाँ का सामान वहां पर शिफ्ट करना है, बस सब सही से हो जाए। फिर पराग शैलेश से इस बारे में बात करता है और शैलेश भी उसे एक बार में ही हाँ कर देता है, जिसके बाद पराग, मिताली और लाजवती तीनों उस घर में रहने चले जाते हैं। फिर एक रोज जब मिताली पूरा दिन बाहर ही रहती है, तभी, हेलो पापा जी, इस घर में तो गीजर ही नहीं है और तो और यहाँ पर गर्म भी बहुत होता है, तो बस एक एसी और गीजर का बंदोबस्त हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। वो मेरी सैलरी अभी तक हुई नहीं है ना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है दामाद जी, कोई बात नहीं, मैं नया एसी और गीजर भिजवा देता हूँ। मेरे दोस्त की ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसके आदमी घर पर आकर लगा कर जाएंगे। अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद पापा जी, तुसी ग्रेट हो। अरे कोई बात नहीं दामाद जी, आप तो मेरे बेटे जैसे हो और आपका ख्याल रखना ही हमारा फर्ज है। अरे क्या पापा जी, आप भी ना। फिर शाम में मिताली के आने से पहले ही घर में नया एसी और गीजर लग जाता है। अरे वाह, क्या बात है पराग, अचानक से ये नया गीजर और एसी ये सब तुमने लाया है? हाँ मिताली, इस घर में रहते हुए बहुत गर्म हो रहा था, इसीलिए मैंने लगवाया। और गीजर इसीलिए लगाया क्योंकि माँ को तो गर्म पानी से ही नहाने की आदत है। हमें भले ही कैसे भी चल जाता है, लेकिन माँ को ठंडा पानी नहीं चलता। हाँ पराग, ये बात तो है। मिताली को बहुत खुशी मिलती है
क्योंकि उसे तो ये लगता है कि वो सब पराग ने ही लाया है। ऐसे ही अब एक महीना गुजर जाता है, लेकिन पराग शैलेश को किराया देता ही नहीं। पापा जी, वो मैं इस महीने का किराया अगले महीने के किराए के साथ ही दूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए मैंने अपने पैसे उसे दे दिए। मुझे लगा कि इस वक्त उन पैसों की ज्यादा जरूरत उसे है। अरे ठीक है दामाद जी, और ये आपने बिल्कुल सही किया। किराया बाद में दे दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बेचारे दोस्त की मदद करके आपने बहुत अच्छा किया है। जी पापा जी, आपका बहुत शुक्रिया, जो आपने मेरी परिस्थिति समझ के ली। अरे नहीं दामाद जी, इसमें शुक्रिया कहने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन पराग की इस हरकत पे मिताली को बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो लग रहा है कि पराग झूठ बोल रहा है। कल से ये कहीं गया भी नहीं है, ऑफिस की भी छुट्टी लेकर बैठा है। अगर इसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ होता तो ये परेशान तो जरूर होता और उसे देखने के लिए हॉस्पिटल भी जाता। लेकिन ये महाशय तो यहाँ पर मस्त आराम फरमा रहा है। लेकिन अगले महीने अगर इसने किराया नहीं दिया तब तो ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि ये नाटक कर रहा है। और अगले महीने भी ठीक वैसे ही होता है। इस बार भी पराग शैलेश को किराया देता ही नहीं। और तभी, ये सब तुम्हारा क्या चल रहा है पराग? इस बार भी तुमने बहाना देकर पापा को किराया दिया ही नहीं। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? अरे नहीं मिताली, मैं कोई बहाना नहीं दे रहा। मेरे पास वाकई में कोई पैसे नहीं है, इसीलिए मैं किराया नहीं दे पा रहा, वरना मैं पापा जी को पैसे जरूर दे देता। और तुमने मुझे समझ क्या रखा है जो तुम मुझसे इस तरह से बात करती हो? वही तो। और वैसे भी दामाद जी से किराया लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन्हें किराए देने के लिए राजी हुए हैं। शैलेश भाई साहब को थोड़ा तो समझना चाहिए ना। देखिए माँ जी, आप फिर से वही बात लेकर मत बैठिए। बात यहाँ पर रिश्ते की है ही नहीं। पापा की पेंशन, इस घर का किराया और भैया की पगार, इन्हीं सब से घर चलता है। अब वो लोग तो चुप है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग उनका फायदा उठाओ। अरे लेकिन अब तू यहाँ पर आ गई है तो तेरा आने जाने का खर्चा तो बच गया ना। तो फिर तू इतना गुस्से में तिलमिला क्यों रही है? हे भगवान, आपके तो मुंह लगना ही बेकार है माँ जी। मेरी माँ से तमीज से बात करो मिताली। जो मन में आए बोला मत करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। अरे मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, इसीलिए ये सारी बातें तुम अपनी माँ से ही कहो, मुझसे नहीं। आप दोनों तो बस मुझसे बदला ले रहे हो, क्योंकि मैंने वो कार बेच दी। हाँ, ले रहे हैं बदला। क्या कर लोगी तुम? इससे अच्छा वो कार बेचनी ही नहीं चाहिए थी ना। फिर आखिर क्यों बेची तुमने वो कार? देखो पराग, तुम मुझ पर इस तरह से आवाज चढ़ाकर बात नहीं कर सकते। मैं कोई एरी गैरी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारा कुछ भी सुनकर लूंगी। पता नहीं कहाँ पर आ गई हूँ मैं। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं देखे। जैसी माँ वैसा बेटा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! गुस्से में पराग मिताली पर हाथ उठाने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर नैनतारा आ जाती है। रुक जाइए नंदोई जी, आप मेरी ननद पर हाथ नहीं उठा सकते। भाभी आप? नैनतारा पराग की तरफ गुस्से से देखती है और उसे देखकर तीनों चौंक जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। क्या मतलब बिट्टी बहू मिल नहीं रही? ऐसे अचानक से वो कैसे गायब हो सकती है? और नहीं तो क्या। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अपने माई बापू के घर गई हो। नहीं अम्मा, वो वहां पर भी नहीं है। हम गए थे वहां पर वहां पर भी ताला लगा हुआ था। हे राम जी, बिट्टी बस सही सलामत हो। तभी वहां पर बलवंत के आदमी आते हैं। साहब, वो आपकी बहू और उसके माई बापू, उन तीनों को गांव की सीमा के पार जाते हुए देखा गया। हमारे दूसरे आदमी उन्हें पकड़कर ला ही रहे हैं। यह खबर सुनकर सभी चौंक जाते हैं और थोड़ी ही देर में उदय, शारदा और बिट्टी
तीनों वहां पर आ जाते हैं। तभी बलवंत उदय को खूब सुनाता है। क्यों रे नालायक, कहाँ चला गया था तू अपनी बेटी को लेकर इस गांव से, और हम सबसे दूर भागने की फिराक में था क्या? हाँ। नहीं साहब, वो वो मैं बता, आज तो तेरी चमड़ी ही उधेड़ के रख दूंगा। माफ कर दीजिए साहब, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। बिट्टी अब आपकी अमानत है साहब। अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। आज तूने जो किया है वो फिर से ना करे, इसीलिए तुझे कोई बड़ी सजा देनी पड़ेगी। ओए, मारो इसे, और तब तक मारते रहो जब तक इसकी अकल ठिकाने पर ना आ जाए। साहब, नहीं साहब, नहीं, मत मारो मेरे बापू को, छोड़ दो उन्हें। कि तभी रणवीर आकर उन्हें रोक लेता है। रुक जाओ, इन्हें मत मारो। गांव से भागने का सुझाव इनका नहीं था, बल्कि मेरा था। क्या? हाँ, मैंने ही बिट्टी और उसके माई बापू से कहा था कि ये गांव छोड़कर दूर पहाड़ों के पार वाले गांव भीमपुर चले जाओ, ताकि बिट्टी आपके हाथ ना आ पाए, और ना ही उसके माई बापू। मैं बिट्टी को यहाँ पर रहकर परेशान होते हुए नहीं देख पा रहा था, इसीलिए मैंने ये सब किया। रणवीर, ये तूने सही नहीं किया। अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तो ये लड़की चाहकर भी कहीं नहीं जा पाएगी, क्योंकि अब मैं इसके साथ पहले से भी ज्यादा सख्ती से पेश आऊंगी। बहुत पर निकल आए हैं ना तुम दोनों के, जो अपनी मन की कर रहे हो, और वो भी हम बड़ों की नाक के नीचे। फिर बलवंत रणवीर को खूब मारता है और उदय और शारदा को अब दूसरे गांव में भेज दिया जाता है, जिस कारण बिट्टी अब और दुखी हो जाती है। फिर रात में, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आपको काका ने कितना मारा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बिट्टी, तो तुम मुझसे माफी मत मांगो। ठीक है जी, लेकिन काका ने मेरे माई और बापू को मुझसे अब बहुत दूर भेज दिया, तो अब मैं उनसे कभी मिल भी नहीं पाऊंगी। अरे क्यों नहीं मिल पाओगी? मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे माई बापू के पास लेकर जाया करूंगा। जब जब तुम्हें उनकी याद आए तुम मुझे बता देना, ठीक है ना? ठीक है जी, मैं आपको बता दूंगी। वैसे बिट्टी, मुझे तुम जी जी कहकर मत बोलो, बल्कि तुम तो मुझे सखा कहकर पुकारो। हम दोनों का रिश्ता दुनिया के लिए पति पत्नी का है, लेकिन आपस में तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं ना, क्यों मेरी प्यारी सखी? हाँ सखा, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं अम्मा और काका के सामने आपको जी ही कहकर पुकारूंगी, वरना वो दोनों तो मुझे फिर से डांटेंगे। हाँ बिट्टी, कोई बात नहीं। इस तरह रणवीर और बिट्टी के बीच अब एक प्यारी सी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। फिर एक दिन जब वट पूर्णिमा का त्योहार आता है, तभी अम्मा बिट्टी को व्रत रखने के लिए कहती है। क्या? लेकिन अम्मा, मैं दिन भर भूखी प्यासी कैसे रह सकती हूँ? रहना पड़ेगा, क्योंकि ये व्रत एक वैवाहिक जीवन के लिए और हर सुहागन के लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए हर सुहागन की तरह तुम भी अपने सुहाग के लिए निर्जला उपवास करोगी। कविता बहू, इसे भी इसकी पूजा की सामग्री दे दो, और हाँ, इसके साथ बैठकर तुम दोनों सावित्री और सत्यवान की कथा का पाठ पढ़ो। ठीक है अम्मा। लेकिन अम्मा, मुझे तो अभी से भूख और प्यास लगी है, और मैं इस समय नाश्ता करती हूँ। मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। खाने दो ना अम्मा, या फिर कम से कम पानी तो पीने दो। हाँ अम्मा, बिट्टी की ये सब करने की उम्र थोड़ी ना है, इससे ये इतना कठिन व्रत नहीं रखा जाएगा। एक बार मैंने कह दिया ना, तो ये व्रत इसे रखना ही पड़ेगा। सावित्री ने भी सत्यवान के लिए रखा था। हर पत्नी का यह फर्ज होता है कि अपने पति के लिए यह व्रत रखना और उसकी खुशियों की कामना करना। पर अम्मा, अगर हर पत्नी ये व्रत रखती है, तो पति क्यों नहीं रखता?
मेरी माई हमेशा वटवृक्ष की परिक्रमा करती है, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी आदमी को वृक्ष की परिक्रमा करते हुए देखा ही नहीं। ऐसा क्यों अम्मा? और त्याग एक औरत को ही क्यों करना पड़ता है? हाँ माँ, बिट्टी बिल्कुल सही कह रही है। अरे चुप बैठ लड़की। ओए तू भी लल्ला, हमेशा इसकी हाँ में हाँ मत मिलाया कर। इसे ये व्रत रखना होगा मतलब रखना होगा, बात खत्म। अब बेचारी बिट्टी को ना चाहते हुए भी वट सावित्री का व्रत रखना ही पड़ता है। लेकिन 3 घंटों के बाद अचानक से उसे बहुत भूख लगती है और उसे काफी कमजोरी भी आती है। तभी रणवीर चुपके से उसके लिए कुछ खाने को लेकर आता है। ये बिट्टी को बहुत पसंद है और इसे खाकर तो उसकी सारी कमजोरी मिट जाएगी। अरे लल्ला, तू कहाँ से आ रहा है और ये हाथ में क्या छुपा रहा है? दिखा मुझे। कुछ भी तो नहीं अम्मा, वो तो। फिर अम्मा रणवीर के हाथ से वो छीन लेती है। अरे ये तो वही पदार्थ है जो उस बिट्टी को बहुत पसंद है। इसका मतलब तू छुपके से उसे खाना खिला रहा था, हैं? अरे नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मैंने अपने लिए लाया है और मैं ही इसे खाने वाला हूँ। मुझे तो तुझ पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं रहा। अब तो मैं उस बिट्टी पर दिन भर नजर रखूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे वो कुछ खाती पीती है। अरे अम्मा, ऐसा मत कीजिए उसके साथ। अभी तक आधा दिन भी नहीं बीता है और वो इतने कमजोर पड़ गई है। हाँ, वो मेरी बीवी है, लेकिन आप उसकी उम्र के बारे में भी तो सोचिए ना। आखिर आप इतनी कठोर क्यों हो रही हो? लगता है एक बार कही गई बात तेरे समझ में नहीं आती लल्ला। इससे पहले कि मैं अपनी कठोरता और बढ़ाऊं, तू चुप होकर चला जा यहाँ से। हम दोनों पोता बहू और दादी सास के बीच में मत आ। रणवीर बेचारा बिट्टी को खाना दे ही नहीं पाता और दिन भर व्रत रखने के कारण बिट्टी बेहोश हो जाती है। फिर वैद्य जी आकर उसे दवाई देकर जाते हैं। अम्मा बाबूजी, देखा ना, आप लोगों की जिद के कारण बिट्टी को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। कभी व्रत रखने के लिए कहते हो तो कभी ढेर सारा काम देते हो इसे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि आप दोनों इतने बुरे कैसे हो सकते हो। अगर बिट्टी आपकी बेटी होती तो उसके साथ भी आप दोनों ऐसे ही पेश आते क्या? वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। शांत हो जा रणवीर बेटा, बहुत जबान चलने लगी है इसकी। लगता है तुझे उस दिन की मार कम पड़ गई। और नहीं तो क्या, अपनी हद में रह लल्ला, वरना अगर मैं और बलवंत अपनी हद भूल गए तो बुरे से भी बुरा हाल हो जाएगा। समझ गया ना तू? वो इस घर की बहू है और हम उससे वही सब करा रहे हैं जो एक बहू से कराना चाहिए। रणवीर की बातें कोई नहीं सुनता और वो रात भर जाग कर बिट्टी की देखभाल करता है। फिर बिट्टी 2 दिन बाद ठीक हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब वो खिड़की के बाहर बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती है, तभी वो बहुत उदास होती है। मेरे माई बापू की बहुत इच्छा थी कि मैं अच्छे से पढ़ लिख कर एक अफसर बिटिया बनूं, लेकिन अब मैं उनका ये सपना कभी नहीं पूरा कर पाऊंगी। मेरी उम्र के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते कूदते हैं, लेकिन एक मैं ही हूँ जो यहाँ पर इस घर में कैद हो गई हूँ। रणवीर बिट्टी की सारी बातें सुन लेता है और उसे भी काफी बुरा लगता है। बिट्टी, अरे सखा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? बस काम निपटा लिया जल्दी। और बिट्टी, मैं जानता हूं कि तुम इस घर में कैद हो, लेकिन तुम्हारा ये सखा है ना, ये तुम्हें इस कैद में भी खुश रखेगा। और क्या हुआ अगर तुम स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकती? मैं हूं ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या? लेकिन सखा, आप मुझे कैसे पढ़ाओगे? अरे क्यों नहीं पढ़ा सकता मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और मैं तुम्हें रोज कमरे में पढ़ाऊंगा, तो फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है सखा, आपका बहुत बहुत आभार। सच में
आप बहुत ही अच्छे और नेकदिल इंसान हो। तुमसे ज्यादा नहीं बिट्टी, अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी, और मंदिर के नाम पर छुप छुप कर हम दोनों बाहर घूमने भी जाया करेंगे। अब तो खुश हो ना? हाँ सखा, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। रणबीर अब रात को चुपके से बिट्टी को पढ़ाने लगता है और घर में मंदिर का बहाना देकर रोज उसे बाहर घुमाने लेकर जाता है। ऐसे ही एक दिन बिट्टी की सहेली वहां से गुजर रही होती है और वो आकर बिट्टी से मिलती है। अरे बिट्टी, तेरी शादी इतनी जल्दी हो गई, ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पाठशाला में हम तुझे बहुत याद करते हैं। हाँ चुंकी, मैं भी तुम सबको बहुत याद करती हूँ, पर अब क्या करूँ, मुझे ना चाहते हुए भी ये शादी करनी पड़ी। तो तू अब यहीं पर रहेगी? और तेरी पढ़ाई का क्या हुआ? तूने पढ़ाई भी छोड़ दी क्या? नहीं चिंकी, मैं केवल पाठशाला में नहीं जाती, लेकिन पढ़ाई मेरी जारी है। मेरी पति जो है ना, वो मुझे पढ़ाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बिट्टी। बलवंत बिट्टी और उसकी सहेली की सारी बातें सुन लेता है और वो बिट्टी के कमरे में जाकर सारी किताबें निकालकर उसे आग लगा देता है। नहीं बाबूजी, ये आपने क्या कर दिया? ये सारी किताबें बिट्टी की थी। अरे मूर्ख लड़के, तुझे 1000 बार समझाया है हमने कि इस लड़की का साथ मत दे। अरे क्यों इसे पढ़ाना लिखाना चाहता है, जब इसे सारी उम्र चूल्हा चौकाई करना है? लल्ला, भूल गया क्या? हमारे में लड़कियां पढ़ा नहीं करती। वो हमेशा अपने पति से एक क्या कोसों कदम दूर रहती है। अब जाने दीजिए ना, बिट्टी तो सारा काम करने के बाद ही पढ़ती है, वो भी हमारे सामने नहीं, बल्कि अपने कमरे में जाकर। अगर उसके पढ़ाई करने से किसी भी काम में दिक्कत नहीं आ रही तो उसे पढ़ने दीजिए ना। अच्छा, तो अब तुम हमें बताओगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ कविता? नहीं जी, मैं तो बस। तू तो अपना मुंह बंद ही रख कविता बहू। और लल्ला तू, बस बहुत हुआ, बहुत साथ दे दिया तूने इस लड़की का। लेकिन आइंदा से अगर तूने चुप चुप कर इसके लिए कुछ भी किया तो देखना, हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे क्या तकलीफ है आप लोगों को? आखिर आप दोनों इस बच्ची के पीछे क्यों लगे हो? आखिर इसने आपका क्या बिगाड़ा है? रणवीर, तू फिर आवाज बढ़ा रहा है, अपनी आवाज नीचे रख। नहीं बाबूजी, आज मुझे बोलने दीजिए। हर बार आप सही नहीं हो सकते और ना ही आप मेरा मुंह बंद कर सकते हैं। अब बस, आज से मैं और बिट्टी इस घर में नहीं रहेंगे। इस लड़की का मेरे साथ बाल विवाह करा के आपने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब ससुराल में भी इसे चैन से जीने नहीं दे रहे। इसीलिए हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। चलो बिट्टी। रणवीर, बेटा ऐसा मत कर। लल्ला, तू जानता भी है क्या तू क्या बोल रहा है? हाँ अम्मा, मैं पूरे होश में हूँ और मैं सच में यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी नजर में आपके लिए और बाबूजी के लिए बहुत इज्जत थी, लेकिन अब सब खत्म हो गई है। आप दोनों मेरे मन से पूरी तरह उतर चुके हैं। अरे चल दफा हो जा अभी के अभी। मैं भी देखता हूँ कि तू हमारे बगैर बिट्टी के साथ अकेला कैसे रह पाता है। अरे तू तो मेरे कारोबार के सहारे जी रहा था, 2 पैसे जुटा रहा था, लेकिन मेरे सहारे के बिना तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये आपकी गलतफहमी है बाबूजी। अब तक मैं चुप रहा, लेकिन चुप रहने पर आप और अम्मा कुछ ज्यादा ही करने लगे हो और अब पानी मेरे सर के ऊपर जा रहा है। मैं इस बच्ची के साथ और ज्यादा गलत नहीं होने दूंगा। अब आगे बिट्टी और रणबीर के साथ क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। 2 बहनें वेदिका और तारा की शादी माला और योगराज के बेटे संग्राम और जिगर से होती है। शादी के बाद एक सुबह
वेदिका और तारा सुबह 6 बजे उठने की जगह 7 बजे उठ जाती है। तभी सास माला बहुत भड़क जाती है। अरे नालायक लड़कियों, तुम दोनों बहनों को ये पता है ना कि अब तुम दोनों अपने ससुराल में हो, मायके में नहीं। अरे तुम दोनों को तो मैंने ससुराल के पहले दिन ही चेतावनी दी थी कि सुबह के 6 बजे उठना है, तो फिर आज तुम दोनों 7 बजे क्यों उठी? माफ कर दीजिए माँ जी, वो कल रात को तारा और मुझे रसोई का काम निपटाते हुए कुछ ज्यादा ही देर हो गई, इसीलिए आज देर से आँख खुली। हाँ माँ जी, माफ कीजिए। नहीं, तुम दोनों को कोई माफी नहीं मिलेगी, और अगर तुम दोनों ने यहाँ के अनुशासन का पालन नहीं किया तो उसका दंड मिलेगा तुम्हें। और वो दंड ये है कि तुम दोनों को आज का नाश्ता नहीं मिलने वाला, अब सीधे दोपहर का खाना मिलेगा। क्या? लेकिन माँ जी, हमने जानबूझकर थोड़ी ना कुछ किया है। अब एक बार गलती हो गई, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। नहीं तारा, माँ पापा सही कह रहे हैं। हाँ, अगर तुम दोनों ने अभी सजा नहीं भुगती तो फिर तुम कभी सुधर नहीं पाओगी और फिर से कोई गलती कर दोगी। चलो बच्चों, तुम दोनों बैठ जाओ, मैंने आज पराठे बनाए हैं। आज तो हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे और इन दोनों को अपनी सजा भुगतने दो। वेदिका और तारा अपने ससुराल में हो रहे इस तमाशे को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर एक दिन जब दोनों अपना दोपहर का काम निपटाकर टीवी देखने बैठती है, तभी तारा बहू, वेदिका बहू, ये सब टीवी पर क्या नाच गाना लगा के रखा है? ये फालतूगिरी देखना बंद करो और चुपचाप भगवान के कार्यक्रम देखो। और हाँ, टीवी केवल आधा घंटा ही चलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, वरना मैं ही टीवी बंद कर दूंगा। ये क्या बात हुई पापा जी? अब टीवी देखने में क्या प्रॉब्लम है? आखिर यहाँ पर इतनी रोक टोक क्यों है? हाँ पापा जी, हम कुछ गलत थोड़ी ना देख रहे हैं, और अभी अगले 2 घंटों तक हमारे पास कोई काम नहीं है। हम घर के सारे काम होने के बाद ही टीवी देखने आए हैं। मुझसे ज्यादा जबान मत चलाओ, जितना कह रहा हूँ उतना ही करो और उस बात पर अमल करो। अपने ससुर से ऐसी बातें सुनकर वेदिका और तारा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इस ससुराल के तौर तरीकों को निभाते हुए तो मेरा दिमाग तो घूम ही रहा है। अरे मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारी कोई शादी नहीं हुई, बल्कि हमने तो किसी स्कूल में एडमिशन लिया है। अरे स्कूल के नियम और कानून भी इतने सख्त नहीं थे जितने कि हमारे ससुराल के हैं। ये कैसा ससुराल पाया है हमने। हाँ ना यार, शायद यही हमारे नसीब में लिखा है। फिर एक दिन तारा को एक जॉब ऑफर आती है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। और ये खुशखबरी वो जाकर माला और जिगर को बताती है। क्या? जॉब ऑफर? अरे आग लगे तेरे जॉब ऑफर को। तू इस घर की बहू है और हमारी घर की बहू है, बाहर जाकर काम धाम नहीं करती। लेकिन माँ जी, कितना अच्छा मौका मिला है, मैं इसे हाथ से कैसे जाने दूं? नहीं तारा, माँ जो भी कह रही है बिल्कुल सही है। हमारे खानदान में आज तक एक भी औरत काम पर नहीं गई है, तो फिर तुम क्यों जाओगी? चुपचाप घर पर बैठकर अपनी गृहस्थी संभालो। कामकाज देखने के लिए तुम्हारा पति अभी तक जिंदा है। लेकिन जिगर जी, जिगर वहां से चला जाता है और माला भी मुंह फेर कर चली जाती है। ये सब होते हुए देखकर और उनकी बातें सुनकर तारा को बहुत ज्यादा दुख होता है और उसे ना चाहते हुए भी उस जॉब को ठुकराना पड़ता है। फिर एक दिन वेदिका और तारा की सहेलियां उनके ससुराल उनसे मिलने आने वाली होती है और तभी वो दोनों अपने ससुराल वालों को उनके आने के बारे में बताती है। हाँ माँ जी,
आज हमारे घर में हम दोनों की सहेलियां आने वाली है। वो हमसे मिलना चाहती है। क्या? हाँ माँ जी, उन सबको तो आप लोगों से भी मिलना है। हमारी सहेलियां बहुत अच्छे घराने की है। देखना, आप सबको भी वो बहुत पसंद आएगी। नहीं नहीं, इस घर में कोई नहीं आएगा। अरे मेरा घर क्या कोई क्लब हाउस या पार्क नहीं है जो तुम अपनी सहेलियों को बुलाकर आराम से गप्पे शप्पे मारती बैठो। देखो वेदिका, ये सहेलियों का लाड़ प्यार अपने मायके तक ही रखो। अभी बता दे रहा हूं तुम्हें, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी सहेलियों से भी कह देना कि वो अपना घर संभाले और तुम भी अपना घर संभालो। बिल्कुल सही कहा संग्राम ने। और तारा, आज से तुम भी अपनी सारी सहेलियों के साथ बातचीत पूरी तरह कम करोगी, समझ गई तुम? अरे लेकिन इतनी क्या जबरदस्ती है? सारी सहेलियां ही तो है, थोड़ी ना किसी लड़के को बुलाया है। और नहीं तो क्या। अरे जो मुंह में आ रहा बकते जा रहे हैं। बहुओं, ज्यादा आवाज मत बढ़ाओ। इस घर में तुम्हें अगर सुख शांति से रहना है तो यहाँ की हर बात, हर आदेश का पालन करना होगा। और अगर किसी आदेश का पालन नहीं किया तो तुम दोनों के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले ही बता दे रही हूँ, फिर कहना मत कि बताया नहीं। वेदिका और तारा के सब्र का बांध अब टूटने ही वाला होता है। उन दोनों से अपने ससुराल में हो रही टोकम टाकी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। बस हुआ तारा, हम कोई कठपुतली नहीं है जो ये लोग जैसा नचवाएंगे वैसे नचेंगे। अरे हमारी भी कोई लाइफ है। हाँ वेदिका, बहुत तौर तरीकों का भाषण सुनाते रहते हैं ना ये सब। अब देखना, हम इन्हें इनके ही रचाए हुए जाल में फंसाकर सबक सिखाएंगे। जो दबाव ये हम पर बनाते हैं वही दबाव अब इन पर हम बनाएंगे। हाँ तारा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब जैसे को तैसा करना ही पड़ेगा, तभी इनकी अकल ठिकाने पर आएगी। फिर अगली सुबह योगराज और संग्राम दोनों सुबह के 7:30 बजे उठते हैं। तभी उन दोनों के लिए नाश्ते में ना तो कोई सब्जी बचती है और ना ही पूरियां। और ये देखकर माला चिल्ला पड़ती है, अरे मूर्ख बहुओं, योगराज जी और संग्राम का नाश्ता कहाँ पर है? और तुम दोनों ने आज इतना नाश्ता कम क्यों बनाया? क्योंकि पापा जी और जेठ जी आज देर से उठे थे, इसीलिए आज हमने इनका नाश्ता बनाया ही नहीं। हाँ माँ जी, देखो ना, जब हम दोनों 7 बजे उठे थे तब भी आपने हमें नाश्ता नहीं दिया था। तो आज जब ये दोनों 7:30 बजे उठे हैं तो इन दोनों पर भी वही नियम लागू होना चाहिए। सारे नियमों का पालन करने का ठेका हमने थोड़ी ना लेके रखा है। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? वेदिका, चुप रहो। देखिए संग्राम जी, आप चाहे मुझ पर कितना भी जोर लगा दे, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। तौर तरीके सबके लिए सेम होते हैं तो आप दोनों पर भी लागू होंगे ना। वेदिका और तारा की बातों को सुनकर सबकी बोलती ही बंद पड़ जाती है और संग्राम और योगराज जी को उस दिन का नाश्ता ही नहीं मिलता। ऐसे ही एक रोज योगराज 2 घंटों तक टीवी पर मैच देख रहा होता है। तभी वहां पर वेदिका और तारा आ जाती है और वो टीवी को डायरेक्ट ऑफ कर देती है। बहुओं, तुम दोनों की इतनी मजाल! अरे मेरी अनुमति के बगैर टीवी ऑफ करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? ओफो पापा जी, आप भी ना, उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त वाकई में कमजोर होती जा रही है। अरे आपने ही तो कहा था कि इस घर में सबको धार्मिक कार्यक्रम देखना चाहिए, और वो भी केवल आधे घंटे के लिए। अब जब उस बात पर हमने अमल किया है तो आपको भी तो करना होगा ना। हाँ पापा जी, लेकिन वेदिका कोई बात नहीं, कभी कभार भूल हो जाती है। अब आप आराम कीजिए पापा जी, लेकिन टीवी मत लगाइए।
क्योंकि आज आपका टीवी देखने का टाइम खत्म हो चुका है। इतना कहकर वो दोनों वहां से चली जाती है और उनकी बातें सुनकर योगराज तो उनकी शक्ल ही देखता रह जाता है। फिर एक दिन घर पर संग्राम और जिगर के दोस्त आने वाले होते हैं। बहुओं, ये रही लिस्ट। ये सारे पदार्थ आज शाम को 6 बजे तक बन जाने चाहिए, समझे कि नहीं? लेकिन क्यों माँ जी? आप कहीं बाहर गांव जा रही हो क्या, जो हमसे इतना सारा खाना बनवा रही हो? अफसोस, लेकिन तुम दोनों का ये सपना पूरा नहीं हो सकता बहू, क्योंकि मैं यहीं पर हूँ और आज शाम को घर पर संग्राम और जिगर के दोस्त आने वाले हैं और ये खाना उन्हीं के लिए बनने वाला है। क्या? नहीं माँ जी, तो फिर हम ये खाना नहीं बनाएंगे। क्या कहा तूने? हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अरे जब इस घर में हमारी सहेलियों को आने की परमिशन नहीं है, तो फिर संग्राम जी और देवर जी के दोस्त कैसे आ सकते हैं? क्यों पापा जी, सही कहा ना मैंने? अब उस दिन आप ही तो कह रहे थे ना कि हमारा घर कोई क्लब हाउस या पार्क नहीं है। तारा और वेदिका के ये उल्टे जवाब सुन सुनकर आखिरकार उसके परिवार वाले गुस्सा हो जाते हैं और वो उन पर चिल्ला देते हैं। बस बहुओं, बहुत हुआ तुम्हारा। अरे पिछले 3 से 4 दिनों से देख रहा हूँ, तुम दोनों का नाटक कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। और नहीं तो क्या, अरे हर चीज में रोक टोक कैसे कर सकती हो तुम दोनों? और ये हमारा घर है, हमें जिसे बुलाना है हम बुलाएंगे और जब उठना है तब उठेंगे। वही तो, तुम दोनों अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो, वरना तुम दोनों की सारी होशियारी मैं तो यूं 1 मिनट में ही निकाल दूंगी। महसूस हुआ ना आप लोगों को? वही दर्द और वही तकलीफ आप लोगों की वजह से हमें भी होती आ रही है। जब सारे तौर तरीकों का पालन करने की बारी खुद पर आई, तब किसी ने उनका पालन नहीं किया। क्यों? करते भी क्यों? ये आपका घर है ना। अरे तो क्या ये घर हमारा नहीं है क्या? जैसे आप लोग अपने हिसाब से जी सकते हो, वैसे ही हम दोनों क्यों नहीं जी सकते? अरे हम दोनों इस घर की बहुएं हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम दोनों नियमों और कानूनों के पिंजरे में कैद होकर रहे। और नहीं तो क्या, हम दोनों ऐसे ससुराल में नहीं रहेंगे जहां पर हमें घुट घुट कर किसी जेल के कैदी की तरह जीना पड़े। अरे जमाना बदल चुका है, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और आप लोग अभी तक वही पुराने जमाने के ख्यालों में उलझे हुए हो। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक होता है। किसी को भी दबाव वाली जिंदगी पसंद नहीं होती है और ये बात आप लोगों को भी समझनी होगी। एक बार हमारे मन के बारे में और हमारे दिल के बारे में भी तो सोचिए, हमें कितनी तकलीफ होती है। तारा और वेदिका की इन बातों को सुनकर चारों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और उन्हें समझ आता है कि वो लोग कहाँ पर गलत थे। फिर वो चारों तारा और वेदिका की माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो बहुओं, हमने तुम दोनों पर एक किस्म से अत्याचार ही किया है, लेकिन हमने कभी भी तुम दोनों की भावनाओं को नहीं समझा। हाँ बहुओं, आज के बाद इस घर में हर कोई अपने उसूलों से और अपने तौर तरीकों से ही जिएगा। किसी पर कोई भी प्रकार की जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं होगी। हाँ माँ, कोई दबाव नहीं होगा और कोई जबरदस्ती भी नहीं होगी। हमें माफ कर दो, लेकिन हमें सुधरने का एक मौका दे दो, क्योंकि तुम दोनों की बातें सुनकर हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। फिर अंत में तारा और वेदिका उन चारों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों अपने ससुराल में हंसी खुशी और बिना किसी बंदिशों के सुकून से रहने लगती है।